अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक कार्टून सीरीज जो देखने में सिर्फ बच्चों का तफरीही प्रोग्राम लगता है, मुस्तकबिल की पेशगोइयां करने में माहिर हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की मशहूर एनिमेटेड सीरीज द सिम्पसंस की, जो कई दहाइयों से अपने शायकीन को न सिर्फ हंसाती बल्कि हैरत में भी डालती आ रही है। इस सीरीज ने माजी में कई हैरत अंगेज पेशगोइयां की हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की सदारत, एक आलमी वबा और जदीद टेक्नोलॉजी की तरक्की। लेकिन इन सब से बढ़कर एक ऐसी पेशगोई भी है जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया है। 2021 में नशर होने वाली एक किस्त में सिम्पसंस ने ऐसा दिखाया जो आज के शाम के हालात से हैरत अंगेज तौर पर मुशाबहत रखता है। क्या ये महज इत्तेफाक है या एक सोचा समझा मंसूबा? क्या ये मुमकिन है कि 20 साल पहले एक कार्टून ने वो सब कुछ पेश कर दिया जो आज हकीकत बन चुका है? लिहाजा दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको वो हैरानकुन हकायक दिखाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ये कहानी हर लम्हा आपके तजस्सुस को बढ़ा देगी और आपको हैरत में डाल देगी। प्यारे दोस्तों, ये किस्त शुरू होती है 2001 में। इस किस्त में एक मंजर दिखाया गया जहां एक जंगजदा इलाके में लोग हथियारों के साथ खड़े हैं। इनके इर्द गिर्द गाड़ियां और तबाहशुदा माहौल है। एक खास गाड़ी पर लगा झंडा इन सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल करता है, क्योंकि दावा किया जाता है कि यह झंडा शाम के अपोजिशन ग्रोहों का है, जो 2011 में अरब बहार के दौरान सामने आया था। लेकिन सवाल यह है कि 2001 में जब शाम मुकम्मल तौर पर पुरअमन था, तो दी सिम्पसंस ने यह मंजर कैसे दिखा दिया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उससे अगले एपिसोड में ऐसे दिल दहला देने वाले मनाजिर दिखाए जाते हैं जो आज के हालात पर हूबहू पूरा उतरते हैं। लेकिन अगले एपिसोड को समझने के लिए हमें शाम के हालात के बारे में जानना होगा कि आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ। तो दोस्तों, शाम जो कभी सकाफती और तारीखी लिहाज से मशरिक वुस्ता के अहम ममालिक में शुमार होता था, आज दुनिया के सबसे पेचीदा और खतरनाक तनाज़ात में उलझा हुआ है। ये खाना जंगी न सिर्फ शाम की आवाम के लिए तबाहकुन साबित हुई, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी तशवीश का बायस बन गई। दरअसल 2011 में मशरिक वुस्ता और शुमाली अफ्रीका के कई ममालिक में अवामी मुजाहरे शुरू हुए, जिन्हें अरब बहार कहा जाता है। ये मुजाहरे ज्यादातर हुकूमतों के खिलाफ थे, जहां अवाम ज्यादा सियासी आजादी, इंसानी हकूक और करप्शन के खात्मे का मुतालबा कर रही थी। शाम भी इन मुजाहरों की लपेट में आया, जहां अवाम ने सदर बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू किया। शामी अवाम की बुनियादी शिकायत में हुकूमत की सख्त पॉलिसियां, बदउनवानी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां शामिल थीं। शाम की हुकूमत पर तवील अरसे से एक खानदान का कब्जा था और बशार अल असद के इक़्तिदार में आने के बाद भी हालात में कोई खास तब्दीली नहीं आई। अवाम का गुस्सा उस वक्त भड़क उठा जब दुरा शहर में कुछ नौजवानों को गिरफ्तार किया गया जो हुकूमत के खिलाफ ग्राफिटी लिख रहे थे। इनके साथ बदसलूकी ने अवामी गुस्से को मजीद बढ़ा दिया और मुजाहरे पूरे मुल्क में फैल गए। इब्तिदाई मुजाहरे पुरअमन थे, लेकिन हुकूमत ने इन्हें कुचलने के लिए सख्त इकदामात किए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई, इन्हें गिरफ्तार किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। ताकत के इस इस्तेमाल ने अवाम के गुस्से को मजीद भड़का दिया और देखते ही देखते ये मुजाहरे मुसल्ला बगावत में तब्दील हो गए। सन 2012 तक शाम के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत और बागियों के दरमियान तसादुम शुरू हो चुका था। मुजाहिरीन ने आजादी के लिए हथियार उठा लिए और मुख्तलिफ गिरोह वजूद में आ गए। इन ग्रोहों का मकसद हुकूमत का खात्मा था, लेकिन इनके नजरियात और मकासद मुख्तलिफ थे, जिसकी वजह से आपस में भी तसादम हुआ। आपको मजीद बताते चलें कि शाम की खाना जंगी सिर्फ दाखिली तनाज़ा नहीं रही, जल्दी इसमें बैनुल अक़वामी ताकतों की मदाखलत ने इस जंग को मजीद पेचीदा बना दिया। रूस और ईरान ने बशार अल असद की हुकूमत की हिमायत की, जबकि अमरीका, तुर्की और कई यूरोपीय ममालिक ने बागी ग्रोहों को मदद फराहम की। इसके अलावा दाइश और अलकायदा जैसे ग्रोहों ने भी इस खाने जंगी का फायदा उठाते हुए शाम में अपने कदम जमा लिए। बैनुल अक़वामी मदाखलत ने न सिर्फ इस तनाज़े को तूल दिया, बल्कि शाम के अवाम के लिए मुश्किलात को कई गुना बढ़ा दिया। फिजाई हमले, बम धमाके और जमीनी जंग ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। कई इस मैजिकल शहरों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया और शाम की मईशत जमीन बोस हो गई। शाम की खाना जंगी ने इंसानी बहरान को जन्म दिया, जो दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बहरान समझा जाता है। लाखों लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम शहरी शामिल हैं। कई लोग जंगी हालात से बचने के लिए हमसाय ममालिक या यूरोप की तरफ हिजरत कर गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शाम के अंदर तकरीबन 6.8 मिलियन लोग बेघर हैं, जबकि 5.6 मिलियन से ज्यादा अफराद ने मुल्क छोड़ दिया है।
ये पनाह गुज़ीन आज भी पनाह, खुराक और रोजगार के लिए तरस रहे हैं। इसके अलावा शाम में रहने वाले लोगों को बुनियादी सहूलियात जैसा कि पानी, बिजली और सेहत की खिदमात की भी कमी का सामना है। खाना जंगी ने शाम की मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। सनत, ज़राअत और तिजारत जो कभी शाम की मईशत की रीढ़ की हड्डी थे, आज मफलूज हो चुके हैं। मुल्क की करेंसी बेहद गिर चुकी है और ज्यादातर लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। शाम के शहरों में जिंदगी तकरीबन खत्म हो चुकी है। तारीखी शहर जैसे हलब और दमिश्क जो कभी सकाफती और तिजारती मराकिज हुआ करते थे, आज खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। तालीम और सेहत जैसे शोबे भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। प्यारे दोस्तों, इस तनाजुर में एक मिस्री चैनल ने सनसन की एक किस्त को नशर करते हुए दावा किया कि शाम का यह मंजर महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि एक प्री प्लान मंसूबे का हिस्सा है। सबसे पहले इस मिस्री चैनल ने एक वीडियो प्ले की। वीडियो में सिम्पसन कैरेक्टर्स को दिखाया गया जिनके हाथों में हथियार हैं और इनके इर्द गिर्द का माहौल मुकम्मल तौर पर जंगजदा है। तस्वीर में एक गाड़ी भी मौजूद है जिस पर एक झंडा लगा हुआ है। दावा किया जाता है कि यह झंडा शामी अपोजिशन का है जो अरब बहार के दौरान सामने आया था। मिस्री चैनल के मुताबिक ये कार्टून दुनिया के सामने एक ऐसा नक्शा पेश कर रहा था जिसे वक्त के साथ हकीकत में बदलना था। उन्होंने मजीद कहा कि शाम में पैदा होने वाले हालात और इस किस्त में दिखाए गए मनाजिर के दरमियान मुशाबहत महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकती। ये सब एक मुनज़्ज़म मंसूबा था जिसका मकसद खित्ते को गैर मुस्तहकम करना था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस कार्टून के जरिए अवाम को ज़हनी तौर पर एक खास मंजर के लिए तैयार किया गया ताकि जब हकीकत में ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो अवाम ज्यादा सवाल न करें बल्कि इसे एक मामूल समझें। चैनल ने इसरार किया कि ये लोग अपने मकासद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इसके लिए इंसानी जाने या पूरे एक मुल्क की सलामती खतरे में डालनी पड़ जाए। नाज़रीन, शाम की सरजमीन हमेशा से ही हर मजहब के मानने वालों के लिए दिलचस्पी का बायस रही है। सरजमीन शाम को अंबिया की सरजमीन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बेशुमार अंबिया माबूस किए गए, जैसा कि हजरत याकूब, हजरत अयूब, हजरत दाऊद और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शाम की फजीलत के बारे में फरमाया और इसके लिए दुआ की कि ए अल्लाह हमारे शाम में बरकत फरमा। शाम की फजीलत सिर्फ इसकी तारीखी हैसियत तक महदूद नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में भी इसका खास मकाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी में अपने चचा अबू तालिब के साथ तिजारती काफले में शामिल होकर शाम का सफर किया था। ये वही सफर था जिसमें बुहीरा राब से मुलाकात हुई जो ईसाई उलमा में से थे। बुहीरा राब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत की निशानियों को पहचान लिया और अबू तालिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की हिदायत दी। लेकिन जहाँ शाम के मुतल्लिक कुछ अच्छी चीजें जुड़ी हैं, वहीं इसके मुतल्लिक कुछ खौफनाक हकायक भी मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के बारे में कई ऐसी पेशगोइयां फरमाई हैं जो कयामत के करीब होने वाली बड़ी निशानियों की तरफ इशारा करती हैं। इन अहादीस में वाज़े तौर पर बयान किया गया है कि शाम आखिरी जमाने में अहम वाकयात का मरकज होगा। एक बड़ी निशानी जो कयामत के करीब जाहिर होगी वो एक अजीम आग का निकलना है जो लोगों को हांकती हुई शाम की तरफ ले जाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक बर्पा नहीं होगी जब तक हिजाज यानी सरजमीन अरब की जमीन से एक ऐसी आग ना निकले जो बसरा के ऊंटों की गर्दनों को रोशन ना कर दे। यह हदीस इस बात की निशानदेही करती है कि कयामत के करीब एक ऐसी आग निकलेगी जो इंतहाई खौफनाक होगी और लोगों को शाम की तरफ हांक कर ले जाएगी। उलमा के मुताबिक ये आग मशरिक से निकलेगी और अपनी लपेट में आने वाली हर चीज को जलाते हुए शाम की जानिब बढ़ेगी। इस आग का मकसद लोगों को जमा करना होगा ताकि वो हशर के मैदान में इकट्ठे हो सके। ये मैदान शाम की सरजमीन पर होगा जहां कयामत के दिन की दीगर बड़ी निशानियां जाहिर होंगी। इस आग के बारे में कहा जाता है कि ये किसी आम आग की तरह नहीं होगी बल्कि इसकी शिद्दत और कुव्वत ऐसी होगी कि लोग इसे देखकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ेंगे। ये आग लोगों को एक मखसूस सिमत की तरफ ले जाने की कुदरत रखती होगी और वो सिमत शाम की सरजमीन है। एक मशहूर हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में हमेशा एक जमात ऐसी रहेगी जो हक पर साबित कदम होगी और जो लोग इनकी मदद नहीं करेंगे वो इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे यहां तक कि कयामत कायम हो जाएगी। इस हदीस के बारे में मुफस्सिरीन का कहना है कि इस जमात का मस्कन शाम होगा जो आखिरी जमाने में ईमान की हिफाजत करेगी।
इसी तरह हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में एक बड़ी जंग का जिक्र भी अहादीस में मिलता है, जो शाम की सरजमीन पर होगी। कहा जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम शाम में अपनी खिलाफत कायम करेंगे और मुसलमानों की क़यादत करेंगे। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी शाम में ही होगा। एक मशहूर हदीस के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की मशरकी जानिब सफेद मीनार के पास नाजिल होंगे। ये बात इस जमीन की कयामत के दिन की निशानियों में गैर जबरदस्त यूरिया, किसान को मिले जबरदस्त साथ, पैदावार बढ़े दिन रात, मामूली अहमियत को जाहिर करती है। प्यारे दोस्तों, शाम की सरजमीन की अहमियत इस बात से भी उजागर हो जाती है कि यही वो मुकद्दस जगह है जहां दज्जाल को आखिरी शिकस्त होगी, और ये वाकया कयामत की बड़ी और वाज़ेह निशानियों में शामिल है। दज्जाल, जिसे फितनों का सबसे बड़ा नुमाइंदा और दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज कहा गया है, अपनी पूरी ताकत और चालाकी के साथ दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करेगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने की शिद्दत का इस कदर तफसील से जिक्र किया कि सहाबा कराम उसके खौफ से कांप उठते थे। दज्जाल की आमद आखिरी जमाने में होगी, जब दुनिया फितना और फसाद में डूबी होगी और लोग ईमान की रोशनी से दूर होंगे। दज्जाल के फितने की सबसे बड़ी खसूसियत इसकी झूठी खुदाई का दावा होगा, और वो मुअज्जात जैसी चीजों का मुजाहरा करेगा, जैसा कि मुर्दों को जिंदा करना, बारिश बरसाना और जमीन से खजानों को निकालना। ये सब चीजें लोगों को गुमराह करने के लिए होंगी, और कमजोर ईमान वाले फौरन उसकी पैरवी कर लेंगे। मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह ताला दज्जाल के फितने का खात्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए करेगा। प्यारे साथियों, जब हम शाम की सरजमीन के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों और अहादीस को पढ़ते हैं, तो हमारे दिल एक अजीब खौफ और ईमान की कैफियत से भर जाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो निशानियां शाम के मुतल्लिक बताई गई थीं, वो एक एक करके जाहिर होना शुरू हो गई हैं। शाम की सरजमीन, जिसे अल्लाह ने अजीम अंबिया और रसूलों की कदम बोसी का शर्फ अता किया था, आज खून और आग में लिपटी हुई है। जंगों, लड़ाइयों और फितने की आग ने शाम को अपनी लपेट में ले रखा है, और वही मंजर हमारे सामने है जिसका जिक्र अहादीस मुबारका में किया गया था। आज हम देख रहे हैं कि शाम एक मैदान जंग बन चुका है, जहां पर हर ताकत अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है। बड़ी आलमी ताकतें अपने मुफादात की जंग लड़ रही हैं, और इसकी आग में सिर्फ शाम ही नहीं बल्कि पूरा आलम इस्लाम झुलस रहा है। अहादीस में जिस आग का जिक्र आया है, वो बज़ाहिर लड़ाइयों और जंगों की सूरत में जाहिर हो चुकी है। ये ऐसी आग है जो सारी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है, और आलमी जंग बनकर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। शाम की मौजूदा हालत यह साबित कर रही है कि मुस्लिम उम्मत एक बड़े फितने की जानिब बढ़ रही है। मुसलमानों की हालत जार और दुनिया की सियासत इस बात की गम्माजी कर रही है कि हम एक फैसला कुन दौर की जानिब बढ़ रहे हैं। जिस हदीस में दज्जाल की आमद और इसकी शिकस्त का जिक्र है, वो भी हमें यही बताती है कि शाम ही वो जगह है जहां ये सब कुछ होना है। आज की जंगें और शाम में जारी खून रेजी इस बात का ऐलान कर रही है कि वो मैदान तैयार हो रहा है जिसका जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में किया था। शाम में जारी लड़ाइयां सिर्फ एक सियासी या जोग्राफियाई मसला नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी जंग का पेशखेमा है जो हक और बातिल के दरमियान आखिरी मार्का होगा। दुनिया की बड़ी ताकतें शाम की जानिब मुतवज्जे हैं, और इस खित्ते की हैसियत बैनुल अक़वामी सतह पर बेहद अहमियत इख्तियार कर चुकी है। मुस्लिम उम्मत को इस वक्त इत्तिहाद की सख्त जरूरत है, क्योंकि वो वक्त करीब है जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में हक का परचम शाम की सरजमीन पर लहराया जाएगा और दज्जाल का फितना खत्म होगा। ये वही मैदान होगा जिसकी तरफ दुनिया के कुफर और बातिल की नस्रें हैं, और जहां कयामत के दिन के बड़े वाकयात ज़हूर पजीर होंगे। शाम की मौजूदा हालत हमें यह बता रही है कि वो पेशगोइयां अब एक एक करके पूरी हो रही हैं, और हमें इन वाकयात की हकीकत को समझना होगा। वक्त आ चुका है कि मुस्लिम उम्मत अपने ईमान को मजबूत करे और आने वाले फितनों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए। नाज़रीन गिरामी, अगर हम शाम के मौजूदा हालात को देखें और ये जानने की कोशिश करें कि इनके पीछे कौन है, तो सबसे बड़ा नाम बशार अल असद का है। बशार अल असद की जिंदगी का आगाज 11 सितंबर 1965 को सीरिया के शहर दमिश्क में हुआ। ये हाफिज उल असद के बेटे थे जो बाद में सीरिया के सदर बने। इनका खानदान बज़ाहिर ताकतवर लगता था, लेकिन हकीकत में इनकी जड़ें बहुत सादा थीं। हाफिज उल असद का ताल्लुक एक आम दही घराने से था जो अपनी मेहनत और मंसूबा बंदी से सीरिया की सियासत में सबसे आला मुकाम तक पहुंचा।
बिशार उल असद इनके तीसरे बेटे थे और हमेशा से अपने मिजाज में शर्मीले और मासूम दिखाई देते थे। बचपन से ही बिशार उल असद सियासत से दूर रहना चाहते थे। इनका दिल साइंस और मेडिकल की फील्ड में लगता था। इनके दोस्तों के मुताबिक वो निहायत ज़हीन और पढ़ाई में दिलचस्पी रखने वाले तालिब इल्म थे। सीरिया के सियासी माहौल की पेचीदगियों से वो हमेशा दूर रहे और ज्यादातर वक्त अपनी पढ़ाई और दोस्तों के साथ गुजारना पसंद करते थे। इनके बड़े भाई बासिल उल असद ने सियासत में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी और खानदान के अंदर यह बात तय थी कि बासिल ही हाफिज उल असद के जाननशीन होंगे। बचपन और जवानी के दौरान बिशार उल असद की दिलचस्पी सियासत की बजाय मेडिकल की दुनिया में थी। अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद वो लंदन गए, जहां उन्होंने अपनी मेडिकल की तालीम का आगाज किया। वो आंखों के एक माहिर डॉक्टर बनना चाहते थे। लंदन की जिंदगी ने इन्हें एक आजाद माहौल दिया, जहां वो सियासत की उलझनों से आजाद एक आम जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था, एक ऐसा खेल जो इन्हें उस रास्ते पर ले जाने वाला था जिसके बारे में शायद इन्होंने कभी भी सोचा नहीं था। दोस्तों, ये साल था 1994, जब बशार उल असद के बड़े भाई बासिल उल असद, जिन्हें हाफिज उल असद के बाद सीरिया के तख्त का हकीकी वारिस समझा जाता था, एक कार हादसे में हलाक हो गए। बासिल की मौत एक जबरदस्त धचका थी। वो नौजवान जो अपने वालिद के जेरे साया शाम के सियासी मुस्तकबिल की जमानत समझा जाता था, एक लम्हे में दुनिया से रुखसत हो गया। इस सारे ने ना सिर्फ हाफिज उल असद के खानदान बल्कि पूरे शाम को एक सियासी भूचाल में डाल दिया। बशार उल असद, जो अपनी किताबों और मरीजों की दुनिया में मगन थे, इस साने से ना सिर्फ दुखी हुए बल्कि अचानक ही इन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी का बोझ उठाने के लिए मजबूर कर दिया गया जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। बासिल के जाने के बाद खानदान की निगाहें बिशार उल असद पर मरकूज हो गईं। हाफिज उल असद के लिए अपने खानदान की सियासी विरासत को महफूज रखना जरूरी था और बिशार उल असद इस विरासत का वाहिद वारिस बचा था। लिहाजा लंदन की पुरसकून जिंदगी को छोड़कर बिशार उल असद को सीरिया बुलाया गया और इनका एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसमें वो ना चाहते हुए भी सियासत के मैदान में कदम रखने पर मजबूर हो गए। इन्हें अपनी मेडिकल की तालीम को अधूरा छोड़ना पड़ा और सीरिया की सियासत की पेचीदगियों को समझने के लिए तैयार होना पड़ा। बिशार उल असद के लिए यह फैसला ना सिर्फ मुश्किल बल्कि इनकी जात के खिलाफ था, लेकिन खानदान की इज्जत और इक्तिदार को कायम रखने के लिए यह जरूरी था। दोस्तों, लंदन की आजाद और पुरसकून जिंदगी छोड़कर वो दमिश्क वापस लौट आए, जहां इनका सामना एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया से हुआ। सियासत, हुकूमती पेचीदगियां और इक्तिदार के खेल का ये मैदान इनके लिए अजनबी था। मगर अब इन्हें इस हाफिज उल असद ने जल्द ही समझ लिया कि बिशार उल असद को सियासत के लिए तैयार करना कोई आसान काम नहीं होगा। इन्होंने इस नौजवान के लिए एक खास मंसूबा तरतीब दिया। सबसे पहले बिशार उल असद को सीरिया के हुकूमती ढांचे को समझने के लिए मुख्तलिफ सरकारी इदारों में तैनात किया गया। इन्हें फौजी कमांड्स, हुकूमती शोबों और अहम पोजीशंस पर बिठाया गया ताकि वो इक्तिदार के असूलों को करीब से देख सकें और समझ सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ जाएगी। आखिर तक लाजमी देखो और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।